जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा पब्लिकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग जो दावोस में हुई थी अभी, उसके बारे में। 16 से 20 जनवरी तक ये मीटिंग हुई थी और क्या खास बातें रही हैं इस मीटिंग की, हम लोग जानेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, बने रहिए हमारे साथ एंड तक। दोस्तों, अगर बात करें तो 53rd एडिशन था इस बार इस मीटिंग का। एनुअल मीटिंग जो थी वो 53वां संस्करण का था, जिसकी थीम थी कोऑपरेशन इन द फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। इस पूरी मीटिंग के दौरान विभिन्न देशों के जो डिग्निटरीज आए थे, जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे, उन्होंने कई मुद्दों पर आपस में चर्चा की और एक बहुत अच्छा प्लान जो है वो डिसाइड किया, डिस्कस किया। कई मुद्दों पर बातचीत हुई है और कई नए इनिशिएटिव जो है इस मीटिंग के दौरान लिए गए हैं, जो पूरे वर्ल्ड की हालात को देखते हुए बनाए गए। तो आइए दोस्तों, कुछ की हाइलाइट्स हम लोग जानते हैं इस वीडियो में कि क्या की हाइलाइट्स रही हैं, क्या मुख्य मुख्य मुद्दे रहे हैं जिन पर इनिशिएटिव लिए गए हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें, सबसे पहला जो मुख्य यहाँ पे आकर्षण का केंद्र रहा था वो था कोalition ऑफ द ट्रेड मिनिस्टर ऑन क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट हम सभी को मालूम है इस समय दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक बनी हुई है। दोस्तों, क्लाइमेट का खराब होना लगातार हम देख रहे हैं और सभी देशों को मुख्यतः सबसे पहले इस ओर काम करना होगा, वरना अगले 10 से 20 वर्षों में हमारे सामने बहुत ही भयावह स्थितियां होंगी। तो इसके लिए क्या किया गया, जो ट्रेड मिनिस्टर्स वहां पे पहुंचे थे, लगभग लगभग 50 कंट्रीज के जो ट्रेड मिनिस्टर्स पहुंचे हुए थे, वो सब साथ में आए हैं। उन्होंने एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन किया है वहां पर, क्लाइमेट को लेकर इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया है, ट्रेड को लेकर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर। यानी 50 देशों से ज्यादा के जो ट्रेड मिनिस्टर्स थे वो साथ में आए हैं और उन्होंने कहा है कि चाहे ट्रेड हो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो या क्लाइमेट हो, हम इन तीनों को एक साथ लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई हम ट्रेड को बढ़ावा दे रहे हैं और क्लाइमेट को नहीं दे रहे, नहीं, हम तीनों को ही साथ में लेकर चलेंगे और ऐसे प्रयास करेंगे कि क्लाइमेट हमारा जो है वो बचा रहे, उसको ज्यादा तकलीफ ना पहुंचे, उसको हम बचा पाए। दुनिया भर के जो स्टेक होल्डर्स थे, उन्होंने भी क्या किया है, फ्री ट्रेड को जो है वो प्रमोट करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि भाई फ्री ट्रेड आप कराइए। फ्री ट्रेड का मतलब मैं आपको बता दूं कि फ्री ट्रेड का मतलब होता है जब कोई भी देश किसी दूसरे देश से टैक्स ना ले, है ना। ट्रेड पर बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, तो वो टैक्सेस ना लिए जाएं और फ्री ट्रेड करने का मौका दिया जाए सभी देशों कंपनियों को, तो होता है फ्री ट्रेड। कई देश आपस में व्यापार को बढ़ाने के लिए आपस में करते हैं फ्री ट्रेड, तो यहां पर भी सबने यही कहा कि भाई फ्री ट्रेड को पूरे विश्व में बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उससे क्या होगा, ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप मार्केट होगा। फ्रेगमेंटेशन जो वहां पे किया गया है, फ्री ट्रेड सिस्टम जो है उसको बढ़ावा देने से क्या होगा, ग्लोबल इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी, है ना। विश्व में व्यापार बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा। ठीक है, जो ह्यूमैनिटीज फ्रीडम है, मतलब जो भाई सीधी सी बात है, जब व्यापार बढ़ेगा तो फ्रीडम भी बढ़ेगी, है ना। तो उस तरह की चीजें यहाँ पर होंगी और ये पूरे विश्व के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, इसमें हम ध्यान रखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट को कोई भी नुकसान दोस्तों यहाँ पर ना होना पाए। ऐसी ये कोalition जो था ट्रेड मिनिस्टर का यहाँ पे रहा है। दूसरी बात यहाँ पे जो रही है वो भी खास इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। वो क्या है, वो है हमारा चीफ इकोनॉमिस्ट ने जो कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कहा है, उनका जो आउटलुक है वो कहा है, क्या कहा है उन्होंने। उन्होंने देखिए, आपको यहाँ पे एक चित्र में दिख रहा होगा कि चीफ इकोनॉमिस्ट ने क्या करा है, रिस्क ऑफ स्टैगफ्लेशन की बात कही है। अब ये स्टैगफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है जब मंदी भी आए और महंगाई भी बढ़े। ठीक है, यानी जब मंदी भी आए और महंगाई भी बढ़ती रहे। एक तो मंदी का मतलब क्या हुआ, लोगों की, भाई मंदी का मतलब क्या होगा, व्यापार का धीमा हो जाना, इकोनॉमी का डाउन होना। अब ऐसे में क्या होगा, इंसान को सैलरी भी कम मिलेगी, पैसा भी कम कमाएंगी और ऊपर से महंगाई भी बढ़ेगी। तो ये डबल जो अड़चन है, डबल जो समस्या है, वो जब आती है तो उसे हम स्टैग्फ्लेशन कहते हैं। तो जो चीफ इकोनॉमिस्ट है उन्होंने अपने आउटलुक में साफ साफ इस बात के लिए चेताया है कि 2023 में ये कंडीशन बन सकती है। मंदी, ग्लोबल रिसेशन तो आएगा ही आएगा, वैश्विक मंदी का तो हाल बनेगा ही बनेगा, साथ में इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। तो उस पर हमें बहुत जरूरी तौर पर काम करना होगा, उसको बहुत जरूरी तौर पर हमें देखना होगा। और दोस्तों, आज के अगर माहौल देखें तो हम देख रहे हैं विभिन्न देशों के साथ ये प्रॉब्लम बनी हुई है। अगर हम यूरोप की बात करें, वहां महंगाई बढ़ रही है। अमेरिका की बात करें, वहां पे महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, अगर हम मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया की बात करें तो वहां भी महंगाई बढ़ रही है और कई देश जो है वो बाय डिफॉल्ट जो है वो कहानी उनकी खराब हो रही है। चाहे वो श्रीलंका हो या फिर अपना कोई भी देश हो, वो कहानी जो है उनकी खराब हो रही है और आर्थिक रूप से उन्हें परेशानियां हो रही हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, रीस्किलिंग पर ध्यान हमें देना होगा। रीस्किलिंग
रीस्किलिंग हमें करनी पड़ेगी और करंट और फ्यूचर वर्क फोर्स को हमें दोस्तों ग्रीन ट्रांजिशन में लेके जाना ही होगा। हमें डिजिटल ट्रांजिशन जो है उसको भी करना होगा और वहां पर हमें जॉब्स जो है देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये आपको एक मैप में दिखाया गया है कि कहां पे कितना कितना जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कितना उसमें जो है वीक इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगा। तो ब्लू वाले जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को शो कर रहे हैं और जो येलो वाला है वो आपको इन्फ्लेशन को शो कर रहा है। हर रीजन का आपको यहाँ पर दिखाया गया है किस रीजन में कैसा यहाँ पे मामला रहने वाला है। अगर हम साउथ एशिया की बात करें जहां पर भारत एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर देखिए 15% जो है वो वीक इकोनॉमिक ग्रोथ बताई गई है और 26% जो है वो हाई इन्फ्लेशन यहाँ पे बताया गया कि 2023 में रहने वाला है। तो इस पर लेके दोस्तों कुछ चिंताएं जरूर जाहिर की है विश्व के कई नेताओं ने। दोस्तों अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे एक और चीज खास रही है, वो है एम्पलीफाई अर्थ एक्शन, गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन यानी GAEA। ये दोस्तों एक नई चीज, एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है? लीवरेज फिलैंथ्रोपिक कैपिटल टू अनलॉक फंडिंग फॉर द क्लाइमेट क्राइसिस। यानी जो क्लाइमेट क्राइसिस हैं, जो पर्यावरण परिवर्तन से होने वाले नुकसान हैं, उनसे लड़ने के लिए, उनको काउंटर करने के लिए जो फिलैंथ्रोपिक कैपिटल है उसे अनलॉक किया जाएगा, उसे दोस्तों जारी किया जाएगा इस इनिशिएटिव के द्वारा। क्या करेगा? लीवरेज philanthropic capital to help the generate $3 trillion needed each year from public and private sources to tackle the climate change। भाई साफ तौर पे कहा गया है कि इस मिशन के द्वारा 3 ट्रिलियन जो अमेरिकी डॉलर हैं इनको हर साल जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आगे आने वाले जो क्लाइमेट चेंजेस होंगे, जो नेचर का लॉस होगा, उसे टैकल करने के लिए सभी देशों को मिलकर कम से कम 3 ट्रिलियन डॉलर प्रति वर्ष खर्च करने होंगे, तब कहीं जाके उन पर्यावरण के नुकसानों से हम बच पाएंगे। साथ ही साथ जो फिलैंथ्रोपिक है उनको टोटल जो है वो 810 बिलियन डॉलर करने होंगे 2021 तक, बट 2% वेंट टुवर्ड द रिड्यूसिंग इमिशन। 2% जो है वो इमिशंस में हमें उसका खर्च करना पड़ेगा, जो भी उन्होंने पैसा यहाँ पे उठाया है, कैपिटल यहाँ पे उठाया। तो इस तरह का एक बहुत मेजर यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया है दोस्तों। 45 से भी ज्यादा फिलैंथ्रोपिक है जिन्होंने इसको सपोर्ट किया है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के पार्टनर्स हैं उन्होंने इसको सपोर्ट किया है और इस पर काम करने के लिए वो आगे आने को तैयार हो गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर देखे गए इस मीटिंग में जो दोस्तों दुनिया के लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज को भी यहाँ पे जो है वो रोल आउट किया गया है। मेटावर्स प्लेटफॉर्म है WEF का अपना खुद का, इसी को उसने क्या किया है, ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज का नाम दिया है। जो डिजाइन किया गया है एक्चुअल टाउन जो दावोस है उसकी तरह पे इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, जहां पे सारी ऑर्गेनाइजेशन मीट्स होती हैं, एवरी ईयर होती हैं, उनको यहाँ पर दोस्तों मीट किया गया है, उसको यहाँ पे इफिशिएंट तरीके से कोलैबोरेट करने के लिए विलेज ग्राम दोस्तों यहाँ पे लॉन्च किया गया है WEF के द्वारा। दोस्तों अगर इस मीटिंग में हम बात करें कि इंडियन पर्सपेक्टिव क्या रहा है, भारत ने अपने आप को कैसे यहाँ पे प्रेजेंट किया है या भारत के यहाँ पे किस तरह के विचार रहे हैं, उनको अगर देखें तो इंडियन पार्टिसिपेंट का ये 36वां साल था। यानी जब से इंडिया WEF से जुड़ा है तब से लेकर आज तक 36 साल हो चुके हैं, 36 ईयर्स हो चुके हैं भारत को इससे जुड़े हुए। भारत की तरफ से बहुत सारे यूनियन मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स और बिजनेस लीडर्स इस मीटिंग में पहुंचे थे। साथ ही साथ और भी कई सेक्टर्स के लोग यहाँ पर पहुंचे थे जिन्होंने इसमें भाग लिया। भारत के जो मुख्य फोकस एरिया रहे थे वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चरल लैंडस्केप और इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ स्टोरी जो है, इन 3-4 चीजों पर भारत के जो सभी लोग गए थे उनका फोकस रहा था, उनके विचार यहाँ पे रहे थे। अगर भारत की दोस्तों बात करें तो भारत भी कई मायनों में यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखता है। सबसे पहले तो इंडिया का रेजिलियंस और इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी है, अगर उसको हम लोग देखें तो भारत ने कई बैरियर्स को क्रॉस किया है। जी हाँ, कोविड 19 के समय की अगर बात करें तो कोविड 19 क्राइसिस से जिस तरह से बड़े बड़े देश भी उलझे हुए हैं, भारत ने अपनी पोजीशन को रीपोजिशन किया है और एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी दोस्तों बनी है। यानी 2022 में अगर देखा जाए तो सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी जो थी वो इंडियन इकोनॉमी ही दोस्तों यहाँ पे निकल के आई थी। अगर यहाँ पे हम लोग बहुत सारे प्रोमिनेंट जो इंडिकेटर्स हैं उनकी अगर बात करें तो उन इंडिकेटर्स के माध्यम से दिखता है कि भारत की इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो एकदम से तेज हुई है। ठीक है, चाहे हम वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट जो इंडिया डेवलपमेंट अपडेट है उसकी बात करें तो उसमें भी इंडिया की जो रियल GDP ग्रोथ है उसको 6.9% बताया गया है 2022 और 23 के लिए।
ठीक है, जबकि 2021-22 की अगर बात करें वहां पे 8.7% था, हालांकि कुछ घटा जरूर है, लेकिन फिर भी दोस्तों बाकी विश्व के देशों से काफी आगे हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट यहाँ पे देखी गई है वर्ल्ड बैंक और बाकी पैरामीटर्स के द्वारा। तो इंडिया यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इंडिया ने किस तरीके से अपने आप को संभाला है, ये सभी देशों के लिए एक नजीर दोस्तों जरूर बन सकता है और सभी को इसे सीख लेने की जरूरत भी दोस्तों यहाँ पे होती है। दोस्तों अगर भारत की बात करें तो भारत ने इस मीटिंग में एक रिपोर्ट भी पेश की है जिसका नाम है इंडिया एट 100 रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ द यूएसडी 26 ट्रिलियन इकोनॉमी। इस रिपोर्ट में खास बात यह है कि भारत ने इस रिपोर्ट में कहा है कि 2047 तक जब भारत की आजादी को 100 साल पूरे हो चुके होंगे तो उस समय तक भारत जो है 26 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन चुका होगा, जो एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अभी की अगर बात करें तो अभी तो भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है और हालांकि नजदीक है, बीच में पहुंचा भी था, फिर कम यहाँ पे हुआ था, लेकिन 2047 तक भारत का जो लक्ष्य है वो 26 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने का है, जो भारत की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को दिखाता है कि भारत कितनी तेजी से अपने सारे मिशन को प्रोजेक्ट किए हुए हैं और भारत का जो हाईएस्ट और लार्ज इकोनॉमी बनने का सपना जो है वो यहाँ पे आने वाले दशकों में पूरा होने की पूरी पूरी संभावना दिखती है। तो भारत दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है बाकी सभी देशों के लिए, इसलिए भारत की इंपॉर्टेंस यहाँ पर ज्यादा है। दोस्तों इसके साथ अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सभी जानते हैं एक स्विट्जरलैंड की संस्था है, नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है, जो कि 1971 में स्टैब्लिश हुआ था, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, स्विस अथॉरिटीज जो हैं वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन के द्वारा इसको चलाते हैं। ठीक है, इसको सारा संचालन करते हैं। मकसद का क्या है? मकसद यही है, इंप्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड बाय एंगेजिंग बिजनेस, पूरे विश्व की स्थितियों को इंप्रूव करना बिजनेस के माध्यम से, पॉलिटिकल लोगों के माध्यम से, एकेडमिक माध्यम से और अदर जो लीडर्स हैं सोसाइटी के उनके माध्यम से इन पूरे विश्व की स्थिति को अच्छा करना, बढ़ाना, यही इसका पूरा मकसद होता है। चाहे वो ग्लोबल लेवल की बात करें, रीजनल की बात करें या फिर इंडस्ट्री की बात करें, सभी को आगे ग्रोथ ले आना, ये इसका मेन मकसद होता है। इस समय अगर उसकी बात करें तो इस समय जो फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वो है लाओस शाबे, ये इसके जो चेयरमैन है वो है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। और इसके अलावा भी दोस्तों कई सारी रिपोर्ट्स जो है वो हमारे WEF के द्वारा समय समय पर प्रकाशित की जाती है, इनके नाम आपको जरूर पता होने चाहिए, जैसे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है, ग्लोबल IT रिपोर्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट है। ऐसी कई रिपोर्ट्स दोस्तों हमारा WEF जो है समय समय पर प्रकाशित करता रहता है, तो इनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए तो दोस्तों ये मीटिंग मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। आज के इस वीडियो को यहाँ पे एंड करेंगे और मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। साथ ही साथ एक जानकारी मैं आपको और दूंगा दोस्तों, हमारे जो एस्पिरेंट हैं जिन्होंने तैयारी करनी है यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स की, तो उनके लिए हमने एक यहाँ पे रिवीजन बैच स्टार्ट किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 1-1.5 साल तैयारी करते हैं, बट अगर पिछले कुछ महीनों की बात की जाए, जनवरी से बात की जाए, तो इन 3-4 महीनों में अगर हमने उस तैयारी को रिवाइज नहीं किया तो फिर हमारी तैयारी दोस्तों किसी काम की नहीं रह जाएगी। इसीलिए हमने अपने एक्सपर्ट्स के थ्रू यहाँ पर एक बैच डिजाइन किया है जिसमें आपको 40 क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस, साथ ही साथ 150 आपको रिकॉर्डेड आवर्स की क्लासेस मिलेंगी, 30 आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे और 10th आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। तो इस बैच को आप लोग इनरोल कर सकते हैं, जो भी हमारे एस्पिरेंट है जो 2023 में एग्जाम दे रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स का, वो इसको इनरोल कर सकते हैं। दोस्तों इसकी फीस अगर बात की जाए तो 50% ऑलरेडी ऑफ चल रहा है स्टार्टिंग के 50 रजिस्ट्रेशन पर, यानी जो शुरुआत के 50 लोग होंगे उनको 50% कोर्स फी में रिलैक्सेशन मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे SHUBHAM10, इस कोड का इस्तेमाल करके अगर इस बैच को लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा और लगभग लगभग आपको जो है वो 3000 रुपए करीब का ये बैच दोस्तों आपको मिल जाएगा। 3000 रुपए में आपको ये 200 घंटे क्लास आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इसको लीजिए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए दोस्तों। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक आपसे विदा लेता हूं। आप सभी लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा ऊर्जाओं से भरे रहिए और आलस्य से दूर रहिए। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।